नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर के डिस्कशन के अंतर्गत विविध प्रश्नों का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। ये जो सेगमेंट है इसमें आयोग, समितियां, सूचकांक, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण स्थल जो भी अभी तक छूटा है उनको हम कवर करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसके लिए अगर आप इसको देख के जाते हैं तो एक दो प्रश्न आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, 25 अक्टूबर 2019 को जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को जो इसमें स्थान प्राप्त हुआ है वो 57, 57वां स्थान प्राप्त हुआ है। 195 देशों के बीच में यह स्थान इसको मिला है। 6 श्रेणी, 34 संकेतक और 85 उप संकेतकों के आधार पर यह स्थान इसको दिया गया है। किसने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्री हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 10 अक्टूबर को इन्होंने ये सुमन कार्यक्रम नई दिल्ली के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के 13वें सम्मेलन के अंतर्गत शुरू किया था। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में भारत में जो आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची है उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत में नहीं, जो विश्व स्तर पर सूची है, तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान है 7th, 7वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत में पंजीकृत पंजीयक कार्यालय द्वारा देश में मातृ मृत्यु दर से संबंधित स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया 2015 से 17 के अनुसार देश में मातृ मृत्यु दर पर अनुपात जो है, मातृ मृत्यु दर का अनुपात जो है प्रति 1 लाख पर जीवित जन्म जो होते हैं उन पर कितना है? वर्तमान समय में पूछा बस ये जा रहा है मातृ मृत्यु दर अनुपात कितना है 1 लाख पर, तो ये 122 है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये डेटा महापंजीयक कार्यालय के द्वारा जारी किया गया और स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मैटरनिटी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के प्रमुख बिजनेस स्कूल आईएमडी द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत का जो सूचकांक है वो 59वां है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नवंबर 2019 में उत्तराखंड में होने वाले खेल महाकुंभ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो हुआ है इसमें इस खेल महाकुंभ का शुभंकर कस्तूरी मृग था, पहला सही है। और इस खेल महाकुंभ में तैराकी, तीरंदाजी और तलवारबाजी को पहली बार शामिल किया गया, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कहाँ हुआ है? यह हुआ था उत्तराखंड में। आईएसएफआर 2019 के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। देश में कुल मैंग्रोव कवर 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। दूसरा है, यह बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, इतना है और 0.15% है। देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 संघीय जो राज्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान, गुजरात द्वितीय स्थान, अंडमान निकोबार तृतीय स्थान और आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर है। प्रतिशत भी दिया है 42.45% पश्चिम बंगाल में है, ये भी सही है। और तीसरा है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में कुल वनावरण 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65% है, यानी नॉर्थ ईस्ट में 65% से ऊपर वन आच्छादन है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दिसंबर अंत 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को वर्ष 2020-25 तक $5 ट्रिलियन की जीडीपी हासिल करने हेतु अवसंरचना परियोजनाओं पर कितने ट्रिलियन डॉलर खर्च करने होंगे? तो $1.4 ट्रिलियन खर्च करने का यह अनुमान लगाया गया है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किया गया, एक विधेयक है इसका 2019 का, ये संसद में पारित किया गया और विलय के पश्चात इस नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम बदलकर दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव कर दिया गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा, ये भी सही है। और ये केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दिन से लागू होगा, तो ये भी सही है। तीनों के तीनों ये स्टेटमेंट सही है। अब भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए? देखिए, पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर हटा 28 बचे, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 बढ़ के कितनी हो गई थी? 9 हो गई थी। लेकिन अब एक ये कम होके मर्ज हो गया है, तो 8 और 28 ये संख्या हो जाएगी। क्या मैं सही हूं? अगर सही नहीं हूं तो बताइएगा, ठीक है। तो इसका तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अगला जो प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा पूर्वोदय एक मिशन है, इसका शुभारंभ किया गया और इसका शुभारंभ कोलकाता पश्चिम बंगाल से किया गया, पहला स्टेटमेंट जो कि सही है। दूसरा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के संदर्भ में इस्पात मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर की शुरुआत की गई है, पूर्वोदय की ये शुरुआत की गई है जो ये मिशन है, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ये सही दिए हुए हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी।
पहला और दूसरा दोनों सही है। नवंबर 2019 19 नवंबर 2019 को किस राज्य में खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए एक नया कार्यक्रम ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट शुरू करने की घोषणा की गई? तो ये शुरू की गई असम में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले जीवित स्विस नागरिक कौन है जिनके सम्मान में स्विट्जरलैंड सरकार की आधिकारिक टकसाल स्विस मिंट ने दिसंबर 2019 में 20 फ्रैंक मूल का एक स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये रोजर फेडरर है। रोजर फेडरर खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं टेनिस के, और इनके सम्मान में ये जारी किया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी जीवित व्यक्ति के सम्मान में ऐसा किया गया है। 24 नवंबर 2019 को संपन्न भारत बांग्लादेश के मध्य आयोजित 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भारत ने 2-0 से जीत ली। इस टेस्ट सीरीज में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया था? तो ये ईशांत शर्मा था जिसको दिया गया था। क्वेश्चन समझ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर इसको याद करिएगा। दिसंबर 2019 में जर्मन लीग बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूरिक की तरफ से खेलने वाले भारतीय मूल के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो ये सरप्रीत सिंह थे। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बुंडेसलीगा के बारे में एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। 29 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय दबाव को कम करने हेतु किसकी अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की? तो ये कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 17 फरवरी 2020 को निम्नलिखित में से किसने आईटीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव पुरी की अध्यक्षता में कृषि निर्यात पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया? तो ये 15वें वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये किया गया है, संजीव पुरी की अध्यक्षता में किया गया है। दिसंबर 2019 में वैश्विक इस्पात कंपनी आरसीएल मित्तल ने एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा किया। इसके साथ ही निप्पन स्टील कॉर्पोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम आरसीएल मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। इस संयुक्त उद्यम में आरसीएल मित्तल की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये 60% है, 51% नहीं, 60% है, ये ध्यान रखिएगा। 60% हिस्सेदारी है। स्ट्रेटेजिक जो हिस्सेदारी होती है वो 51% होती है, जिससे कि फैसले लेने में कंपनी सक्षम होती है। तो ये तो 9% और ज्यादा है। 27 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने पुनर्गठित एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र के तहत एयर इंडिया की कितनी हिस्सेदारी की बिक्री करने का फैसला लिया? तो ये 100% बिक्री करने का फैसला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 जनवरी 2020 को भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया? तो ये फिनलैंड के साथ में हुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग आयोजित किया गया था 2020 में, उसी के दौरान हस्ताक्षर हुए थे। 22 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत पापुआ न्यू गिनी और किस देश के निर्वाचन आयोगों के बीच में समझौते को मंजूरी प्रदान की गई? तो भारत, पापुआ गिनी और साथ में इसमें है ट्यूनीसिया। तो इसमें समझौता किया गया है, निर्वाचन आयोगों के बीच में समझौते को मंजूरी दी गई है। 27 जनवरी 2020 को हुए बोडो समझौते के तहत सरकार बोडो आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के प्रत्येक परिवार को कितना मुआवजा प्रदान करेगी? तो ये जो मुआवजा है, ये मुआवजा की राशि है 5 लाख रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अक्टूबर 2019 को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप समिट 2019 कहां पर संपन्न हुई? तो ये जो समिट थी ये नई दिल्ली में संपन्न हुई, स्टार्टअप समिट थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत हुई थी। 24 से 27 नवंबर 2019 के मध्य 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में 2019 का जो मेला था वो आयोजित किया गया। इस वर्ष मेले में भागीदारी करने वाले जो राज्य थे उसमें भागीदार एवं फोकस देश, मतलब देश, राज्य नहीं देश, तो भागीदार देश कौन सा था और फोकस देश कौन सा था? तो इसमें भागीदार देश अफगानिस्तान था और फोकस देश दक्षिण कोरिया था। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 से 19 नवंबर 2019 के मध्य छठा जनजातीय संवाद सम्मेलन 2019 कहां पे आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था जमशेदपुर में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 16 से 19 नवंबर 2019 के मध्य आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की छठवीं बैठक 2019 की कहां संपन्न हुई? तो ये जो बैठक है ये बैंकॉक में संपन्न हुई। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये किसकी है? आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की। 22 दिसंबर 2019 को 19वीं भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक तेहरान में संपन्न हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस जयशंकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 से 31 दिसंबर 2019 के मध्य 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस तिरुवनंतपुरम केरल में संपन्न हुई। इस कांग्रेस का विषय क्या था? तो इसका था एक स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नव परिवर्तन। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 8 मार्च 2020 को 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 नई दिल्ली में आयोजित की गई।
भारत में पहली बार इस कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था? तो भारत में पहली बार इस कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1964 में किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 36वीं है, 1964 से शुरू हुई थी। 17 से 19 फरवरी 2020 के मध्य एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान जीवन विज्ञान मंच बायो एशिया शिखर सम्मेलन, ये एशिया का सबसे बड़ा ऐसा सम्मेलन है। ये हैदराबाद जो तेलंगाना में है, तेलंगाना की राजधानी है, वहां पर आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? देखिए इसमें क्वेश्चन में भी एक प्रश्न है। ठीक है, तो कल के लिए आज ये इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 से 23 फरवरी 2020 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यायिक सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। 7 मार्च 2020 को महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 कहां पर संपन्न हुआ? तो महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन नई दिल्ली में, महिलाओं में जो उद्यमी हैं उनके सशक्तिकरण के लिए सम्मेलन। अगला जो प्रश्न है, 9 से 11 अगस्त 2019 के मध्य रेलवे सुरक्षा बल द्वारा देश भर के रेलवे स्टेशन पर पार्किंग में खड़े बिना दावे और पहचान वाले वाहनों के निपटारे हेतु चलाया गया जो विशेष अभियान था, उस अभियान का नाम क्या था? उस अभियान का नाम था ऑपरेशन नंबर प्लेट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में जब कुछ होता है तो पीसीएस में जरूर पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में। अगला जो प्रश्न है, 23 से 28 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत एवं किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रज प्रहार 2019 आयोजित किया गया? तो ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2019 को भारत तथा किस देश की सीमा के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास अभ्यास शक्ति 2019 आयोजित किया गया? तो अभ्यास शक्ति जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये जो आयोजन हुआ है ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायर रेंज जो है वहां पर हुआ है। किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच में द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2019 का आयोजन किया गया? तो समुद्र शक्ति जो आयोजन है 2019 का, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 10 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा आयुध संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। इस विधेयक के तहत लाइसेंस की वैध अवधि को कितना कम कर दिया गया है? कितना कर दिया गया है, कम नहीं, कितना कर दिया गया है? तो इसको 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, यानी कि कमी तो 6 वर्ष की हुई है, वैसे 5 वर्ष ये कर दिया गया, पहले 11 वर्ष हुआ करता था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले राइट साइड में देखते रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 पेश किया। इस विधेयक में देश में कितनी राशि से जुड़े कर विवादों के मामलों के समाधान का प्रावधान किया गया है? तो 9.32 लाख करोड़ रुपए इससे समाधान का हो पाएगा इस विधेयक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु राज्य में कितनी फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का निर्णय लिया? तो 218 फास्ट ट्रैक अदालतों को गठित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, 144 अदालतें दुष्कर्म के मामले की नियमित रूप से सुनवाई करेंगी और जो 74 अदालतें होंगी वो पॉक्सो के मामले की जो सुनवाई है वो करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें जो खर्च होगा उसमें 60% सेंटर करेगा और 40% स्टेट करेगा। असम राज्य द्वारा, असम जो सरकार है उसके द्वारा उच्च अध्ययन हेतु राज्य के छात्रों को हेल्प करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो असम की द्वारा ये जो योजना शुरू की गई ये मंगलम योजना है। ठीक है, उच्च अध्ययन हेतु जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ये मेजर सुमन गवानी है। मेजर सुमन गवानी को एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलिट्री जेंडर यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 दिसंबर 2019 को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने भारत की पहली लिग्नाइट आधारित 500 मेगावाट की तापीय इकाई की शुरुआत की। यह तापीय इकाई किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये लिग्नाइट है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में पाया जाता है ना, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 500 मेगावाट की, ये भी ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2019 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सराय, ये सराय चक्रवात आया था, तो कौन प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र सर्वाधिक इससे प्रभावित रहा? तो इससे सर्वाधिक प्रभावित राष्ट्र रहा था फिजी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। ये जो विश्वविद्यालय है ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय
जनवरी 2020 में घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान हेतु भारत का पहला ई कचरा क्लीनिंग कहां पर खोला गया? तो भारत का जो पहला ई कचरा क्लिनिक है वो कहां पर खोला गया है? ये खोला गया भोपाल में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली सुपर फैब लैब किस राज्य में स्थापित की गई है? तो सुपर फैब लैब जो भारत की पहली स्थापित की गई है वो केरल में स्थापित की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, उन्होंने कोच्चि में देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जनवरी 2020 में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहां पर खोला गया? तो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, ये खोला गया है हैदराबाद में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को किस जिले में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शिरकत की? तो असम के किस जिले में ये बोडो शांति समझौता हुआ था? तो ये कोकराझार में ये आयोजन किया गया था और वहीं पर ये शिरकत किया था पीएम मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में अंटार्कटिका प्रायद्वीप के एस्पेरांजा बेस पर रिकॉर्ड 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। एस्पेरांजा बेस पर किस देश ने अस्थायी अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया है? तो ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना ने जो किया है ये एस्पेरांजा बेस पर एक अस्थायी अनुसंधान स्टेशन बनाया है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो गोताबाया राजपक्षे, इन्होंने वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति की बात हो रही है, राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अब यहां पर क्या नया डेवलपमेंट हुआ? पुराना क्वेश्चन बनेगा तब तो यही रहेगा। नया डेवलपमेंट क्या हुआ है? नया डेवलपमेंट क्या हुआ है इसको मैंने एक करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप। जब पुराना प्रश्न पूछा जाएगा और नया प्रश्न पूछा जाएगा तो दोनों में यही अंतर होता है। तो एक तो ये आप जानिए। अब दूसरा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, महिंद्रा राजपक्षे अभी प्रधानमंत्री बने हैं तो उनको ऐसा मत मान लीजिएगा कि वो राष्ट्रपति बने हैं। यही एक प्रश्न हमने डिस्कस किया था किसी एपिसोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने देश के अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये प्रश्न भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो ये चीफ डिफेंस स्टाफ बन गए थे जनरल बिपिन रावत, उन्हीं के स्थान पर ये आए हैं। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2019 में हर्षवर्धन श्रृंगला देश के अगले विदेश सचिव नियुक्त हुए। इस पद पर वह किसका स्थान लेंगे? तो विजय केशव गोखले जो थे, विजय केशव गोखले के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया था। 3 जनवरी 2020 को किस देश की कुद्स फोर्स के सीएस कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक अमेरिकी ड्रोन हमले में हुई? तो ये ईरान के थे, ये ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 फरवरी 2020 को टेरी के संस्थापक एवं पूर्व प्रमुख डॉक्टर आर के पचौरी का निधन हो गया। वह कब से कब तक संयुक्त राष्ट्र इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन रहे? तो ये 2 से 15 तक, 2002 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था और 15 तक रहे थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। टेरी के चेयरमैन रहे थे, संस्थापक एवं पूर्व प्रमुख ये रहे थे। केंद्र सरकार ने पूर्व सूचना और प्रसारण सचिव बिमल जुल्का को देश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया। ये नए मुख्य सूचना आयुक्त, और इस पद पर वो किसका स्थान लेंगे? तो पहले सुधीर भार्गव थे, अब ये बन गए बिमल जुल्का। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 18 फरवरी 2020 को कौन दूसरे कार्यकाल हेतु अफगानिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो ये अशरफ गनी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 18 फरवरी से ये राष्ट्रपति बने हैं। जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने हेतु ऑपरेशन बनीला चलाया गया? तो ऑपरेशन बनीला मेडागास्कर में चलाया गया है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 13 से 26 फरवरी 2020 के मध्य किन दो देशों की सेनाओं द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर आयोजित किया गया? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ही होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और 5वां संस्करण इसका आयोजित किया गया इंग्लैंड के सैलिसबरी में। सैलिसबरी पड़ता है इंग्लैंड में, वहीं पर इसका ये 5वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 16 फरवरी 2020 के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 किन देशों की सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया? तो ये संप्रीति जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया गया है। बी इसका सही है। फरवरी 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस से हुई बीमारी को क्या नाम दिया गया था? तो ये कोविड-19 दिया गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फरवरी 2020 में प्रारंभ की गई साथी पहल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना का उद्देश्य विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करना है। पहला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है।
और वर्तमान में 3 साथी केंद्र आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बीएचयू में कार्यरत हैं। ये भी सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। साथी का जो फुल फॉर्म है ये आपको पता है, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, ये साथी का फुल फॉर्म है। अगला जो प्रश्न है, हैदराबाद स्थित अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जो विदेशों के लिए उपग्रह बनाएगी। विदेशी मतलब विदेशी जो डिमांड करेंगे, विदेश देश जो विदेश है वहां की जो मतलब कोई भी देश डिमांड करेगा उसके लिए उपग्रह बनाएगी। और इस कंपनी ने भारत में 6 विदेशी स्वामित्व वाले उपग्रहों के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर भी कर लिए हैं। तो दोनों के दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही हैं और सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में जारी रिपोर्ट द इंटरनेशनल माइग्रेट स्टॉक 2019 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का शीर्ष स्रोत कौन सा देश है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रवासी जाते हैं उनमें शीर्ष स्रोत भारत हो गया है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 17.5 मिलियन के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या का शीर्ष स्रोत भारत है। और उसके बाद में दूसरे स्थान पर जो रहा है मतलब इंटरनेशनल माइग्रेट स्टॉक रिपोर्ट के आधार पर तो ये मैक्सिको रहा है। और तीसरे स्थान पर रहा है चीन, तो सेकंड पे मैक्सिको हो जाएगा। अक्टूबर 2019 में किस देश ने 1 जनवरी 2020 से ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? तो ओपेक की सदस्यता छोड़ने की जनवरी 2020 में घोषणा की थी, अक्टूबर में घोषणा की थी, जनवरी से छोड़ने की ये इक्वाडोर था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का रैंक क्या है? तो ये 68वीं रैंक थी भारत की, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 12 स्तंभों या पैमानों के भारित औसत के आधार पर 141 देशों को इसमें शामिल किया जाता है, उसमें 68वीं रैंक रही है भारत की। और इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो सिंगापुर को प्राप्त हुआ है, और जो सबसे खराब स्थान प्राप्त हुआ है वो चार्ट को प्राप्त हुआ है। तो शीर्ष पे सिंगापुर है और जो चार्ट है वो सबसे लास्ट पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2019 में किस देश के साथ भारत का रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना पर समझौता हुआ? तो ये जो समझौता हुआ है ये सऊदी अरब के साथ में हुआ है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत और सऊदी अरब ने किया है, रक्षा, तेल, गैस, ठीक है, और नागर विमानन, इन सब क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। रियाद में आयोजित तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के पूर्ण सत्र में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो ये हिस्सा लिया प्रधानमंत्री ने, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 28 से 29 अक्टूबर 2019 को सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर प्रधानमंत्री थे, तभी इन्होंने तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में ये भाग लिया था। और इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगला जो प्रश्न है, या इसी में मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न शायद ना है, इसको इन्वेस्टमेंट मतलब ये वैसे दावोस में होता है, तो इसके बारे में कहा गया कि दावोस इन डिजर्ट, इस तरीके का वर्ड यूज किया गया था। जनवरी की चांसलर एंजेला मर्केल, जनवरी जर्मनी, जनवरी नहीं जर्मनी, कभी कभी गलत निकल जाता है। तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 के मध्य किस यात्रा पर रही, किस देश की यात्रा पर रही? तो ये भारत आई थी, ठीक है ना, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट भी इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 के मध्य ये रही हैं। और भारत और जर्मनी के बीच में कई हस्ताक्षर भी इसमें किए गए हैं समझौते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान संबंधी विभिन्न सम्मेलनों में हिस्सा लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 नवंबर 2019 के मध्य किस देश की यात्रा पर रहे? तो ये थाईलैंड की यात्रा पर रहे, आसियान सम्मेलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। अगला जो प्रश्न है, नवंबर 2019 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सूचकांक के अनुसार 163 देशों में तुलनात्मक अध्ययन में अफगानिस्तान शीर्ष स्थान पर है, ये आतंकवाद सूचकांक है, तो पहला सही है। और इस सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर है, तो दूसरा भी सही है, अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला जो प्रश्न है, दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइबर अपराध से लड़ने हेतु एक नई अंतर्राष्ट्रीय संधि का मसौदा तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव से संबंधित कथनों पर विचार करें। इस प्रस्ताव को रूस ने तैयार किया है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि प्रस्ताव के पक्ष में 79 और विपक्ष में 60 मत पड़े, ये भी सही है। और 193 सदस्यीय महासभा ने इसको पारित कर दिया है, रूस ने तैयार किया था। और यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कुछ अन्य देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है त्रिपुरा।
कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। त्रिपुरा में बेरोजगारी 27% है। हरियाणा सेकंड स्थान पर है 23.4%। सबसे कम जो बेरोजगारी है वो तमिलनाडु में है 1.1%। तो तमिलनाडु में ये मिनिमम बेरोजगारी पाई जाती है, सबसे कम केवल 1.1% ही पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा त्रिपुरा में है। 1 फरवरी 2020 को मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बन गया। और दूसरा है कि मालदीव वर्ष 1985 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पुनः सदस्य बन गया है, ये बिल्कुल सही है। और 82 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ था, 85 में नहीं, तो दूसरा ये गलत हो जाएगा। 82 में शामिल हुआ था, फिर 2016 में मालदीव राष्ट्रमंडल से अलग हो गया था और 2020 में फिर से शामिल हो गया। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यही था इसका अंतिम प्रश्न। इसके अंतर्गत हमने देखिए क्या क्या डिस्कस किया। जितने भी सम्मेलन महत्वपूर्ण हुए हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया। यात्राएं हमने डिस्कस कर ली, जो जो यात्राएं थी। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया जो रैंकिंग थी, सूचकांकों को हमने डिस्कस कर लिया। बाकी अन्य वीडियो को आप देख लीजिए। और बहुत सारी चीजें इसमें हमने व्यक्तियों के बारे में जो ज्वाइनिंग हुई है, जो चर्चा में व्यक्ति रहे हैं, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष बने हैं, ये सब डिस्कस कर लिया है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के जाइए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। अच्छा ही करके आएंगे। प्रश्न, ब्लू फ्लैग क्या है? ब्लू फ्लैग समुद्र तटीय इको टूरिज्म मॉडल है। समुद्र तट पर उसको स्वच्छता की दृष्टि से डेवलप किया जाता है। स्वच्छ पानी प्रोवाइड कराया जाता है, स्वच्छ जल, जिससे कि जो पर्यटक हैं वो नहा सके। 1985 में फ्रांस में ये सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, लेकिन अभी भारत में ये शुरू होने जा रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो घटनाएं हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जनवरी और दिसंबर की घटनाएं होंगी और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए। ए इसका सही है। अगला जो प्रश्न है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को निम्नलिखित में से किस संगठन ने 8वें आश्चर्य के रूप में मान्यता प्रदान की? तो 8वें आश्चर्य के रूप में संघाई सहयोग संगठन ने मान्यता प्रदान की है। और वर्तमान समय में संघाई सहयोग संगठन देखा जाए तो कजाकिस्तान के तमगली, किर्गिस्तान के इसी कुल झील, चीन के डेमिंग पैलेस और रूस के द गोल्डन सिटीज, इनके साथ में ये हमारा जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, 8 स्थानों को, ये टोटल 8 स्थान है जो एससीओ ने मान्यता प्राप्त की है आश्चर्य के रूप में। तो ए ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? रोहित शर्मा को चुना गया। 2019 का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये रोहित शर्मा को चुना गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संवैधानिक अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय को संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद पर आरंभिक अधिकारिता की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को भारत की संघीय ढांचे की विविध इकाइयों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो आरंभिक अधिकारिता ये प्रदान करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां खुदाई के दौरान मध्ययुगीन काल के 2 बौद्ध मठों मुगयलिक विहारिका और यज्ञ पिंडक महाविहार की पहचान की गई? ये दोनों जो स्थान है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये दोनों मध्ययुगीन काल के बौद्ध मठ हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया? यह है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। और ये जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है ये ब्रिटिश काल में 1870 में इसका निर्माण, इसकी स्थापना की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में अगर पूछा जाए तो 1951 में राष्ट्रीय स्वयं संघ की सहायता से भारतीय जंग संघ की स्थापना इन्होंने की थी। सेके जो एक लुप्त प्राय जनजातीय भाषा है, इसका संबंध किस भाषा से है? तो ये नेपाली भाषा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेपाल और भारत के जो इस समय संबंध चल रहे हैं वो सही नहीं है, इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बुज्जल कोंडा तथा लिंगला मित्ता बौद्ध स्थल निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य में स्थित है? तो बेज्जन कोंडा और लिंगल मित्ता बौद्ध स्थल जो है ये आंध्रा में स्थित है, आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। और ये ग्रामीणों द्वारा प्राचीन प्रथा के रूप में बेज्जन कोंडा में एक पेटनुमा आकृति पर पत्थर फेंके जाते हैं, एक प्राचीन परंपरा वहां चलती है और इसी कारण से इस पुरातत्व स्थल को बहुत नुकसान पहुंचता था। तो ये पुरानी प्रथा को अभी रोका गया है, इस कारण ये चर्चा में रहे हैं। देश की प्रथम साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट की स्थापना निम्नलिखित में से कहां की गई? साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट की स्थापना जो देश की प्रथम है, यह स्थापना की गई है गांधीनगर में।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1 जनवरी को जो हमारा नया साल चालू हुआ, उसके बाद में ध्यान रखिएगा 11 जनवरी, याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, केंद्रीय गृह मंत्री गांधीनगर गुजरात में गए और उन्होंने देश की प्रथम साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट की स्थापना की, है ना। साइबर आश्वस्त उपनाम भी इसको दिया गया है। क्या नाम है इसका? आश्वस्त, साइबर आश्वस्त इसका नाम दिया गया, उपनाम इसका है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह अधिनियम जिसके तहत मामलों की जांच के लिए सीबीआई को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, प्राप्त हैं, तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 है। ये सब दिल्ली के नाम से ही दिया है, लेकिन ये 1946 का याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी के तहत सीबीआई की स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है, वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसके शोधकर्ताओं द्वारा प्रयोगशाला में अंतरिक्ष ईंधन का निर्माण किया गया। तो प्रयोगशाला में अंतरिक्ष ईंधन का निर्माण आईआईटी मद्रास की प्रयोगशाला में किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है। हिंद महासागर में अंडमान निकोबार के नव स्थापित एयरबेस स्टेशन का नाम क्या है? यह है आईएनएस कोहासा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था 1975 में नागपुर में, है ना। और इसी दिन डिसाइड किया गया था, मतलब तभी से 10 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राज्य सरकार के द्वारा विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये जो सरकार है वो गुजरात सरकार है। विक्रम साराभाई वहीं के रहने वाले थे, गुजरात के ही रहने वाले थे। तो इन्हीं के नाम पर बच्चों के नवोन्मेष को पहचानने और उनका डेवलपमेंट करने के लिए, उनके कार्य को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना से संबंधित कौन सा राज्य है? तो उत्तर कोयल जो सिंचाई परियोजना है उससे संबंधित राज्य आपको यहाँ पर बताना है। ये झारखंड और बिहार से संबंधित है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और केंद्र सरकार ने उत्तरी कोयल नदी पर 40 वर्ष पूर्व प्रस्तावित उत्तरी कोयल नदी सिंचाई परियोजना के पुनरारंभ का निर्णय लिया है, ठीक है। ये रुकी पड़ी हुई थी, पुनरारंभ इसका किया जा रहा है। इंडियन डेटा रिले सिस्टम हेतु कुल कितने उपग्रह स्थापित किए जाने की योजना है? इसके अंतर्गत 2 उपग्रह भू स्थिर कक्षा में स्थापित किए जाने हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा चालू वित्त वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद की दर जो है वो कितनी अनुमानित की गई थी? तो इसमें ये अनुमान लगाया गया था कि यह 5% रहेगी। फिर लॉकडाउन आ गया। अब देखिए, अमेरिकन ईरान के संबंध में जुस-कोजेंस कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो अमेरिका और ईरान से संबंधित है, लेकिन इसका संबंध है सांस्कृतिक स्थल सुरक्षा से, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जुस-कोजेंस। इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो बनाया जाएगा वो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बनाया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया जा चुका है यहाँ पर चित्रदुर्ग में, और अब इसके बाद में यहाँ पर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाया जाएगा। गगनयान मिशन के संचालन में इसका उपयोग किया जाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 किस राज्य में लागू नहीं है? ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अब जो चीजें हैं और वहां पे चेंज हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की जो चीजें हैं अब धीरे धीरे वहां पर बदलेंगी। अगला जो प्रश्न है, लेकिन कभी कभी प्रश्न आपसे पुराना पूछा जाता है। एक्का अल्ता उच्च ज्वार आया था, ये एक उच्च ज्वार का नाम है। और ये जो उच्च ज्वार है एक्का अल्ता, ये आया था एड्रियाटिक सागर में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और असाधारण उच्च ज्वार था ये, और इटली में एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित वेनिस जो स्थल है वहां पर बाढ़ आ गया, जल भराव हो गया था इसके कारण से, और 50 वर्षों में ये सबसे बड़ी विभीषिका वहां पर आई थी। कर्नल चेवांग रिंजेन सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? तो ये स्योक नदी पर किया गया। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और स्योक नदी पर इसको बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा बनाया गया है। 400 मीटर लंबा ये सेतु है और 15,000 फीट की ऊंचाई पर ये बनाया गया है। वायु उपकरण को किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? वायु जो उपकरण है ये केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इंडियन कैलिनरी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की गई? तो ये स्थापना की गई है कैलिनरी इंस्टीट्यूट की तिरुपति आंध्र प्रदेश में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
मूला और मुथा नदी का संबंध किस शहर से है? मूला और मुथा नदी के संगम पर पुणे स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में है। और भीमा नदी से होते हुए कृष्णा नदी में ये बाद में मिल जाती है मूला और मुथा नदियां। वर्तमान में प्रवासी पक्षियों की ये शरण स्थली थी। जनवरी में यहाँ पर देखा गया और पक्षियों को मतलब पक्षी जो है यहाँ पर आते हैं, इस कारण से ये चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, सिंगजंग बकुन कम्युनिटी रिजर्व मुख्य रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? तो सिंगजंग बकुन कम्युनिटी जो रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये पक्षियों से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किससे संबंधित है? पक्षियों से संबंधित है। किस राज्य ने सड़क परिवहन निगम द्वारा महिला सुरक्षा हेतु दामिनी नामक मोबाइल कॉल सुविधा प्रारंभ की? तो ये जो सुविधा है ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की। किसने शुरू की? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सड़क परिवहन निगम जो हमारा यूपीआरसीटीसी है उसने इसको शुरू किया है। और इसका हेल्पलाइन नंबर है जो 9 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक शिकायतों को दर्ज करने के लिए रहेगा, 8114277777 5 टाइम्स 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं टिक किया है, कई बार लोग कहने लगते हैं, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राष्ट्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर पर जो वायु प्रदूषण मापा जाता है ये कैसे मापा जाता है? माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में इसको मापा जाता है और ये पीपीएम होगा, पीपीबी नहीं, पीपीएम होगा, ये ध्यान रखिएगा। माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, ये मीटर क्यूब लगा हुआ है, इसको क्यूब ये ऐसे लिखा है mg m क्यूब पीपीएम, ठीक है ना, भाग प्रति मिलियन, पार्ट पर मिलियन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी करंट में हम ट्रेडिशनल प्रश्नों को देखते हैं, वो पूछे जाते हैं। विश्व के सबसे जोखिम युक्त जलमार्गों में से एक ड्रैक पैसेज का संबंध किस महासागरीय या सागरीय क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है दक्षिणी महासागर से। विश्व का सबसे जोखिम युक्त जलमार्ग है ये, ठीक है ना, और दक्षिणी महासागर में ये स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी सिरे और पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे के बीच लगभग 800 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। मैप में आप इसको देख सकते हैं। वह दक्षिण भारतीय राज्य जहां दक्षिण अफ्रीका मॉडल पर राज्य की 3 विकेंद्रीकृत राजधानियां स्थापित की जाएंगी, तो ये आंध्र प्रदेश है। एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि कौन कौन सी राजधानियां होंगी, इसमें रोक भी लगी है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलगाम सीमा विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है बेलगाम सीमा विवाद। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय व्यतीत करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच ने सबसे ज्यादा समय अंतरिक्ष में व्यतीत किया है, 288 दिनों तक पहले रही थी, मतलब क्रिस्टीना कोच अभी रही हैं और इन्होंने पेगी विल्सन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 288 दिनों तक ये रही हैं। ये ध्यान रखिएगा, पहले जो रिकॉर्ड था वो पेगी विल्सन के नाम था, ठीक है। और अंतरिक्ष स्टेशन में पहली बार पुरुष सहयोगियों के बिना स्पेस वॉक पर जाकर भी क्रिस्टीना कोच ने रिकॉर्ड स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा एकल विद्यालयों की स्थापना की गई? तो ये राममूर्ति समिति है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है, फिर से आपका ये रिवाइज होता जा रहा है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है? बेसल कन्वेंशन का संबंध है प्लास्टिक अपशिष्ट से। ए ऑप्शन इसका सही है। बेसल कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। 1989 में बेसल जो स्विट्जरलैंड में है वहां पर प्लोनीपेंट्योरीज के सम्मेलन में खतरनाक कचरे के ट्रांस बाउंड्री के नियंत्रण और उसके निपटान पर बेसल कन्वेंशन हुआ था, तो ये इसी से रिलेटेड है। भारत में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगई पर्यटन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये मणिपुर में किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित वर्धमान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाना है? वर्धमान बंदरगाह जो है ये लैंडमार्क मॉडल पर विकसित हो रहा है और दुनिया के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाहों वाले देशों की श्रेणी में यह प्रवेश कर जाएगा और ये महाराष्ट्र में डेवलप किया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इससे अन्य जो जवाहरलाल नेहरू वाला बंदरगाह है उसका भार कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? स्वर्ण पदक जो जीता है वो राखी हल्दर ने जीता था। महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो 2020 हुई, राखी हल्दर ने इसमें क्या जीता था? गोल्ड जीता था। तो ए ऑप्शन इसका सही है।
सरकारी सेवाओं तक पहुंच को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने हेतु किस राज्य द्वारा जन सेवा योजना प्रारंभ की गई? तो जन सेवा योजना जो प्रारंभ की गई वो कर्नाटक के द्वारा प्रारंभ की गई। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इससे नागरिकों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए आसानी होगी, ऐसा प्रयास किया जाएगा। हाल ही में किस संगठन द्वारा जलवायु आपातकाल क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की गई? तो ये यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया था। 2030 तक 55% कार्बन उत्सर्जन की कटौती को सुनिश्चित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और यूरोपीय संघ जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला पहला बहुपक्षीय गुट बना है। और इससे पूर्व अगर वैसे देखा जाए तो अर्जेंटीना और कनाडा भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन वो देश के स्तर पर उन्होंने किया था। और ये क्या हुआ है, एक समूह, एक ग्रुप ने किया है। ठीक है, तो ये किसने किया है? यूरोपीय संघ ने। पहले भी ध्यान रखिएगा कि अर्जेंटीना और कनाडा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम देश जिसके द्वारा हज यात्रा के संबंध में प्रक्रिया प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है, तो ये भारत था। हज यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ा दी गई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। G20 समूह की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अरब देश कौन सा है? तो ये सऊदी अरब है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 21 से 22 नवंबर 2020 को ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है अभी, लेकिन ये घोषणा हो चुकी है, इस कारण से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस रोग में मानव शरीर में अतिरिक्त उंगलियां विकसित हो जाती हैं? इसको कहते हैं पॉलीडैक्टिली। पॉलीडैक्टिली के कारण मानव और जानवरों में जन्मजात विसंगति ये होती है और हाथ और पैर में अतिरिक्त उंगलियां विकसित हो जाती है। कई बार लोग ऐसे छांगुर बोलते हैं ना, किसी की 6 उंगलियां रहती हैं, एक साइड में कहीं निकल आती है, अंगूठे के साइड में या उंगली के साइड में। ऐसे बेकार शब्द नहीं यूज करने चाहिए, लेकिन अब वो खैर ग्रामीण देसी भाषा में ऐसा कह देते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। इंस्टेक्स एक वस्तु विनिमय प्रणाली है जो कहां से संबंधित है? इंस्टेक्स वस्तु विनिमय प्रणाली है फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी तथा ईरान के साथ स्थापित हुई है ये। ठीक है, और जिसका उद्देश्य अमेरिकी प्रतिबंध के तहत डॉलर का प्रयोग न करते हुए ईरान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना है। तो ये किससे संबंधित है? ईरान से। ठीक है ना, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ने किससे किया है? ईरान। तो फ्रांस को ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन को ध्यान रखिएगा और जर्मनी, उन तीनों ने किया है किससे? ईरान के साथ, जिसे डॉलर की जगह पे अन्य मुद्रा का उपयोग किया जाए। ठीक है, व्यापारिक संबंध, वस्तु विनिमय प्रणाली है। डॉलर का उपयोग नहीं होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली होगी, ऐसी बात है, इसमें अन्य किसी की बात आएगी नहीं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह है ग्लोबल सल्फर कैप का संबंध किस ईंधन प्रयोग व्यवस्था से है? तो ग्लोबल सल्फर कैप जो है ये संबंधित है जहाज से। ठीक है, भारतीय पोत परिवहन महानिदेशालय द्वारा ग्लोबल सल्फर कैप अनुपालन में अभी अधिसूचना जारी की गई। 1 जनवरी 2020 से पूर्व जहाजों के ईंधन में प्रयोग आने वाले सल्फर उपयोग में कटौती की जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में किस क्षेत्रीय दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये जननायक जनता पार्टी है और ये जो है ये राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त इसने किया है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इसने 3% या इससे अधिक प्राप्त किया जाना होता है सीट, तो इसने प्राप्त कर लिया है। और ये कहाँ की पार्टी है? जननायक जनता पार्टी, तो ये हरियाणा की पार्टी है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, हरियाणा की पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये नागालैंड में किया जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1 से 10 दिसंबर के बीच में हार्नबिल महोत्सव का आयोजन होता है। हार्नबिल महोत्सव को महोत्सव का महोत्सव कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सटॉर्शन के खिलाफ कानून लाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो सेक्सटॉर्शन के खिलाफ अगर छेड़खानी के आप करते हैं या कोई करता है तो छेड़खानी के अपराधी को कम से कम 3 साल का कठोर कारावास और इसको 5 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं के यौन शोषण पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाया गया है और ये कानून लाया गया है पूरे भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। रणवीर दंड संहिता की धारा 354 जो है उसी के तहत जम्मू कश्मीर पहला राज्य बना है ऐसा करने वाला। अगला जो प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच स्थापित संयुक्त नदी आयोग का संबंध किस नदी से है? तो ये संयुक्त नदी जो आयोग बनाया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में, 54 नदियां इसमें साझा कर रही हैं अपना जल। इसमें फेनी नदी के जल विवाद के कारण जल बंटवारे के लिए संयुक्त नदी आयोग गठित किया गया था। 1972 में दोनों देशों के द्वारा ये निर्णय लिया गया था, ये अभी नहीं, 1972 में गठित हुआ था। तो ये नदी है फेनी नदी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये संचार मंत्रालय के द्वारा किया गया है।
और राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का ये हिस्सा है। वित्तीय संसाधन वर्ष 2002 में दूरसंचार विभाग द्वारा स्थापित यूनिवर्सल सर्विस एप्लीकेशन फंड द्वारा इसको किया जा रहा है क्रियान्वित। तो ये कौन सा मंत्रालय है? संचार मंत्रालय। अगला पार्ट जल्दी आपको मिलेगा, उसको जरूर देखिएगा। पुरस्कार और आर्थिकी का वीडियो देख लीजिए, और एक विविध का वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अच्छे से इसको 1-2 बार देख के जाइए, शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जिसको आप पास होना देखना चाहते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और पास होकर ही आइए।